नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। 9 2 11 होना मुहावरा का अर्थ क्या है? 9 2 11 होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है, ठीक है। सो जाना, बैठ जाना, भाग जाना या सभी, ठीक है। 9 2 11 होना बहुत ही पुराना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुहावरा है। लगभग 1001 बार ही प्रश्न पूछ दिया गया है, ठीक है। हर एग्जाम में आता है। तो 9 2 11 होना मुहावरा का सही अर्थ होगा भाग जाना। क्या हो जाएगा? भाग जाना। अंगूठा दिखाना मुहावरा का सही अर्थ है। अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ क्या है? धोखा देना, काम नहीं करना, पछतावा करना, काम न मिलना, ठीक है। हरियाणा टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। तो अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? आपको धोखा देना। कहते होंगे चलो, तो कोई कहता है ठेपो, यानी अंगूठा दिखा देता है। अंगूठा दिखा देता है मतलब आपको क्या करता है? धोखा दे देता है। जो आप कहा हुआ था वो नहीं करता है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है उल्लू को पकड़ना, स्वार्थ सिद्ध करना, वक्त पर काम करना, कोई नहीं, ठीक है। तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। क्या करना? अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम केवल करना, अपना जो भी काम है करवा लेना, उसी को कहते हैं अपना उल्लू सीधा करना। यह पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 का पूछा गया प्रश्न है। अपनों पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का अर्थ क्या है बताना है आपको। स्वयं पैर पर चलना, पैरों को खड़ा करके चलना, आत्मनिर्भर होना, कोई नहीं, ठीक है। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? आत्मनिर्भर होना। ये राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आंखों का तारा होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? आंखों का तारा होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। बहुत प्यारा होना, बहुत तारा आँख में दिखना, तारा आँख में दिखना, एक ही तारा होना। ये हिमाचल प्रदेश HP टेट, हिमाचल प्रदेश टेट का प्रश्न है। तो आँखों का तारा होना मतलब बहुत ही प्यारा होना, ठीक है। बहुत ही प्यारा होना इस मुहावरा का सही अर्थ है। नाक कटना, नाक कटना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? नाक अलग होना, नाक में डिजाइन बनाना, इज्जत जाना, सभी। ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का प्रश्न है। नाक कटना का मतलब होता है इज्जत जाना। क्या होता है? इज्जत जाना। 2 दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान मुहावरा का सही अर्थ क्या है? 2 दिन का मेहमान मुहावरा का सही अर्थ क्या है? बहुत कम दिन जीने की उम्मीद, 2 दिन के लिए घर आना, मेहमान बनकर घर आना, कोई नहीं, ठीक है। तो 2 दिन का मेहमान ये CG टेट छत्तीसगढ़ टेट 2012 में आया हुआ था। तो 2 दिन का मेहमान होना मुहावरा का सही अर्थ है कि बहुत कम दिन जीने की उम्मीद होना, ठीक है। अब वह 2 दिन का मेहमान है। बहुत बात बात पर हम लोग कहते हैं कि अब उसका क्या है, तो 2 दिन का मेहमान है, यानी बहुत कम दिन अब उसका जीने का उम्मीद है। दाल में कुछ काला होना, दाल में कुछ काला होना मुहावरा का अर्थ क्या है? ये हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। दाल में काला पत्थर मिलाना, दाल में काला नमक डालना, कुछ रहस्य होना या कोई नहीं, ठीक है। बात बात पर हम लोग कहते हैं अपने कहावत में कि दाल में कुछ काला है, मतलब कुछ रहस्य है, इसमें कुछ रहस्य छिपा हुआ है, सही बात वह नहीं बता रहा, यानी दाल में काला है, ठीक है। तूती बोलना,
तूती बोलना मुहावरा का सही अर्थ है। तूती बोलना मुहावरा का सही अर्थ है। तोतला बोलना, बहुत चालाकी से बोलना, बहुत प्रभाव होना। यह पंजाब शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो तूती बोलना मतलब क्या होता है? ये बहुत प्रभाव होना। कहते हैं ना कि उसका गांव में तूती बोलता है, मतलब जो बोल देगा वही हो जाएगा। तो तूती बोलना मतलब उसका बहुत अधिक प्रभाव होना। ठीक है, बहुत अधिक प्रभाव होना। राइट आंसर इसका डी होगा। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? उत्तराखंड टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। सीधा कार्य करना, विपरीत कार्य करना, गंगा को पलट देना, कोई नहीं। ठीक है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो उल्टी गंगा बहाना का हो जाएगा विपरीत कार्य करना, मतलब सबसे अलग कार्य करना, जो नहीं होना चाहिए वही काम करता है लोग, तो उसी को कहते हैं कि उल्टी गंगा बहा रहा है। ठीक है, कमर कसना मुहावरा का सही अर्थ है। कमर कसना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? रुक रुक कर कमर बांधना, कमर को बेल्ट से बांधना, तैयार होना, बांधना कमर को। ठीक है, तो कमर कसना मतलब क्या होता है? तैयार होना। ठीक है, जब भी सिपाही लोग जाते हैं रन में तो क्या करते हैं? कमर कसना, यानी तैयार होकर के जाना। तो आप किसी भी वर्क में जब भी जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? कमर को बेल्ट से बांध लेते हैं, मतलब कमर कस लेना, मतलब एकदम तैयार होकर के जाना। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बिहार टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। कान भरना मुहावरा का अर्थ है। कान भरना मुहावरा का अर्थ है चुगली करना, कान में पानी भरना, कान में घाव होना, कान में तेल डालना। ठीक है, तो कान भरना मतलब उस क्या होता है? चुगली करना। कान भरने का मतलब होता है शाब्दिक अर्थ चुगली करना, इसका मुहावरा हो जाएगा। और यह यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको इसी तरह से हम जितना भी यहाँ पे जो आपका हिंदी का सिलेबस दिया गया है उसी को इस तरह से हमने, एक तो आपको पहले थ्योरी क्लासेज, इंपॉर्टेंट क्लासेज, उसके बाद विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पे पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स है, तो आप यहाँ से जरूर जुड़ जाइएगा। केवल हिंदी का जो चाहते होंगे कि हिंदी का पीडीएफ हम देखें, तो वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में ले करके हिंदी का सारा प्रश्न पत्र यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, कोल्हू का बैल होना मुहावरा का अर्थ क्या है? कोल्हू का बैल होना मुहावरा का अर्थ क्या है? बैल को कोल्हू में काम करना, लगातार काम में लगे रहना, हर समय खेलते रहना, पढ़ने मन नहीं लगना। ठीक है, तो कोल्हू का बैल होना मतलब लगातार काम में लगे रहना। कहते हैं कि कोल्हू के बैल हो गया, मतलब जब देखो जहाँ देखो तो वो अपना ही काम में लगा हुआ रहता है। ये सीजी टेट 2015 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आकाश के तारे तोड़ना, आकाश के तारे तोड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? एमपी टेट 2017 का प्रश्न है। असंभव काम करना, आकाश से एक तारा लाना, आकाश से तारा तोड़ना, कोई नहीं। ठीक है, आकाश के तारे तोड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो आकाश के तारे तोड़ने का मतलब असंभव काम को करना। ठीक है, जो नहीं कर सकते थे उसको भी लोग कर देता है, तो उसी को करते हैं कि आकाश का तारा तोड़ा हुआ है। ठीक है, तो आकाश के तारे तोड़ना मतलब जो भी असंभव काम है उसको करना। ठीक है, आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? सीजी टेट 2014 का प्रश्न है। बहुत ऊंचा होना, क्रोध बढ़ाना, बहुत परिश्रम करना, बहुत घमंड करना। ठीक है, आकाश पाताल एक करना का सही अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक परिश्रम करना। उस लड़का ने आकाश पाताल एक किया और जो अभी 40वां रैंक पर अपने क्लास में था वो 1 रैंक पर आ गया। ठीक है, तो उसी को कहते हैं आकाश पाताल एक करना, बहुत अधिक परिश्रम करना। आग में घी डालना, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। मन शांत करना, क्रोध को बढ़ाना, आग को जलाना, आग फेंकना। ठीक है, तो आग में घी डालना ये हरियाणा टेट 2018 में पूछा गया, मतलब आग में अगर घी डलाएगा तो आग का लपक और बढ़ेगा। ठीक है, क्रोधी व्यक्ति को और क्रोध की बात कहा जाएगा तो उसका क्रोध और बढ़ेगा। तो क्रोधी व्यक्ति को और क्रोध दिलाने का मतलब ही है, कहते हैं कि आग में घी डाल रहा है और लड़ाई बढ़ा रहा है। ठीक है, तो आग में घी डालना का अर्थ हो जाएगा क्रोध को बढ़ाना। क्या हो जाएगा? क्रोध को बढ़ाना। आगे पीछे चलना, आगे पीछे चलना मुहावरा का सही अर्थ है। आगे पीछे चलना मुहावरा का अर्थ क्या है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का पूछा गया प्रश्न है। भाग दौड़ करना, मारपीट करना, चापलूसी करना, उलटफेर करना। ठीक है, आगे पीछे चलना मुहावरा का अर्थ क्या होगा?
तो आगे पीछे चलना मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा यहाँ पर चापलूसी करना। क्या हो जाएगा? चापलूसी करना, आगे पीछे चलना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा। अंधे के आगे रोना, अंधे के आगे रोना मुहावरा का सही अर्थ है। मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का पूछा गया प्रश्न है। बहुत सोच विचार करना, मना करना, दूसरों से अलग रहना, व्यर्थ प्रयास करना। ठीक है, तो अंधे के आगे रोना का मतलब क्या है? तो व्यर्थ प्रयास करना। वो खुद अंधा है, उसके आगे रोइएगा तो क्या कर सकता है? आपको कुछ नहीं कर सकता है। तो झूठ मूठ का अगर किसी के आगे रो रहे हैं उसका कोई प्रभाव नहीं है तो काम आपका नहीं होगा। मतलब अंधे के आगे रोना मतलब व्यर्थ प्रयास करना, नकारात्मक आपका प्रयास जा रहा है। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरा का सही अर्थ है। ये हरियाणा टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। काला अक्षर पढ़ने आना, भैंस काला रंग का होता है, बिल्कुल अनपढ़ होना, काला अक्षर भैंस के जैसा होता है। ठीक है, ये है। तो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब जो अनपढ़ लोग होते हैं उसको बहुत लोग कहते हैं कि काला अक्षर भैंस बराबर मतलब अनपढ़ होना। वो बिल्कुल अनपढ़ है, कोई अक्षर है उसको कोई पता नहीं चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है और नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो काला अक्षर भैंस बराबर मतलब बिल्कुल अनपढ़ होना। यह हरियाणा टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। गुल्लर का फूल होना, गुल्लर का फूल होना मुहावरा का सही अर्थ है। सस्ता से प्राप्त होना, दुर्लभ होना, बहुत अधिक बात दिखलाई देना, अथक परिश्रम करना। ठीक है, तो गुल्लर का फूल होना मुहावरा का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो गुल्लर का फूल होने का मतलब है दुर्लभ होना। क्या है? दुर्लभ होना। गुल्लर के फूल होना मुहावरा का सही अर्थ है दुर्लभ होना। चूना लगाना मुहावरा का सही अर्थ है। चूना लगाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। गाल पर चूना लगाना, कपड़ा पर चूना लगाना, धोखा देना, नुकसान पहुंचाना। ठीक है, बिहार टेट 2020-21 का पूछा गया प्रश्न है। तो चूना लगाना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? तो चूना लगाना मतलब नुकसान पहुंचाना। आपको चूना लगा दिया मतलब आपको नुकसान पहुंचाया किसी ने, तो उसे कहते चूना लगाए, हम नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी मुहावरा का सही अर्थ क्या है? यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। दूध और पानी एक में मिलाना, दूध पानी हो जाना, सच का पता लगाना, झूठ बोलना। ठीक है, कोई भी केस होता है तो बहुत लोग कहते हैं पुलिस को कि आप दूध का दूध और पानी का पानी पता बताइए। ठीक है, लगाइए। इसका मतलब होता है कि सच का पता लगाना कि सच क्या है, सच क्या है उसका पता लगाना है। दूध का दूध और पानी का पानी अर्थ होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चांद पर थूकना, चांद पर थूकना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? हरियाणा टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। चांद को थूकना, चांद को मारना, किसी का अपमान करना, कोई नहीं। ठीक है, तो चांद पर थूकना का मतलब होता है किसी का अपमान करना। क्या होता है? किसी का अपमान करना। चांद पर थूकना मुहावरा का सही अर्थ है। हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना, हाथ पांव फूलना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? पंजाब टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है। हाथ पांव मोटा हो जाना, हाथ से लेकर पांव तक पतला हो जाना, पागल हो जाना, भयभीत होना। ठीक है, तो देखिए आपको जब आप किसी डरावना भयावह जगह होता है वहाँ पर अगर एगो किसी तरह का आवाज़ भी हो जाता है तो आपको हाथ पांव फूलने लगता है। कहते हैं कि हमारे हाथे पांव फूलने लगा, मतलब आदमी भयभीत हो जाता है। क्या होता है? भयभीत हो जाता है। ठीक है, तो आप कभी भी डरते हैं तो आपका हाथ पांव फूलने लगता है। इसका मतलब हाथ पांव फूलने का शाब्दिक अर्थ है भयभीत होना। इसका सही उत्तर हो जाएगा भयभीत होना। ठीक है, प्याजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? बताइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, क्या होता है? तो पियाजे के लिए ट्रिक क्या बोले थे आपको कि सबने पूरी की मूर्ति आपकी, तो सबने में स और स होता है संवेदी गामक अवस्था या पेशी अवस्था हम लोग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है बताइए। 7 से, तो अवस्था कैसे आप लोग याद किए हैं? तो 0 से 2, फिर 2 से 7, फिर 7 से 11। और क्या होता है? सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ठीक है, संवेदीगामक अवस्था, यहाँ पे पूरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
मूर्ति में मुंह से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऊपर जाइएगा तो अमूर्त, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए प्रश्न ये जेटेट में भी पूछा गया था, बार बार प्रश्न आता है, बस ये चारों को आप देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से एक प्रश्न आपका, एक दो प्रश्न जो भी आएगा वो अवश्य ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, जीन प्याजे साहब से एक प्रश्न तो आप लोग एग्जाम देते होंगे तो आप लोग देखे होंगे, एक प्रश्न आपका छपा रहता है, और ये एज वाला तो बार बार रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिर से हमने आपके लिए बना दिया है, फिर से यहाँ पे चार्ट बना दिया है जो नोट्स बना रहे हैं, तो एक बार देखिए यहाँ पे आपको सबने पूरी की मूर्ति आपकी। ठीक है, बन गया ना यहाँ से ट्रिक। चलिए, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या है, बताइए। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या है? तो जन्म से 24 माह, ये तो आपको शुरू से है, इसलिए संवेदीगामक अवस्था या इसको पेशीय अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, पूरी यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको 2 से 7 वर्ष कहते हैं। सबने पूरी की मूर्ति। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और ऊपर हो जाता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो चलता है 11 वर्ष के बाद या 11 वर्ष के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं, यानी 11 वर्ष के बाद यह शुरू होता है। ठीक है, बाल विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार क्या है? बाल विकास के जीन पियाजे साहब का सिद्धांत का आधार क्या है आपको बताना है। ठीक है, बाल विकास के लिए जो जीन पियाजे का सिद्धांत दिया गया है वो किस आधार पर आधारित है? मनोविश्लेषण के आधार पर, नैतिक विकास के आधार पर, मनोसामाजिक विकास के आधार पर, या संज्ञानात्मक विकास के आधार पर। ठीक है, तो बालक का विकास जीन पियाजे साहब ने दिया वो किसके आधार पर है आपको? तो संज्ञानात्मक विकास के आधार पर दिया गया है। ठीक है, तो जीन पियाजे साहब ने बाल विकास के कौन सा सिद्धांत का आधार दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का आधार दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलवर्ग ने दिया है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया है, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया है। याद रखिएगा, सिद्धांत याद रखिएगा, आपका प्रश्न में यहाँ से छप रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आया हुआ था, देखिए, संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है? स्टैनली हॉल को, प्रेयर को, पियाजे को, वांस्टन को। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास का पिता किसको कहा जाता है? पियाजे को कहा जाता है। देखिए अभी इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को भी करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी कर रहे हैं, इसका और टॉपिक चलेगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव होगा, तो उस ऑब्जेक्टिव में हम आपको दिखाएंगे कि किस राज्य में कहाँ से प्रश्न पूछा गया है जीन पियाजे का। इसलिए आप सभी जुड़े रहिएगा। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जेटेट के लिए आपको हम यहाँ पे आपके अनुसार JCERT किताब से हैंड रिटेन नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आप कम पढ़ के ज़्यादा अंक उठाइएगा, हूबहू प्रश्न यहाँ से भिड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी को जैसे ही मिलता है आप यहाँ से फ़ोन करके ज़रूर जुड़ जाइए। बहुत ही चीप रेट पर आपको सारे PDF वीडियो और क्लासेज मुहैया करवा जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप यहाँ से जुड़ करके अवश्य तैयारी कीजिएगा। मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, नहीं तो एक बार मोबाइल नंबर आप लिख लीजिएगा, 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं, और यहाँ से जुड़ करके आप तैयारी कीजिएगा, जिससे आपको यहाँ पर रिजल्ट 100% होगा। इसलिए आप सभी अभी के अवश्य जुड़िएगा। ठीक है, चलिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, बताइए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या है बताइए। तो पूर्व संक्रियात्मक क्या था? सबने में स से संवेदीगामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष था। सबने पूरी मतलब यहाँ पे पूरी में पूर्व से पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो 2 के बाद 2 से 7 था, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपसे पूछा, तो 2 से 7 किस में? बी में है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार देखिए, यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो बार बार किसी भी तरह से प्रश्न घुमा के फिरा के पूछता है, आप वहाँ को रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ एक जगह रटना है और वहीं पे आपको काम करना है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? बता दीजिएगा, फटाक से बताइएगा। क्या प्रश्न था? सबने पूरी मूर्ति की आपकी। ठीक है, सबने मतलब संवेदीगामक अवस्था, ये पहली अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दूसरा बार लिखा हुआ, इसलिए दूसरी अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरा बार लिखा हुआ, ये तीसरी अवस्था है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था चौथा बार लिखा हुआ, ये चौथी संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो आपको तृतीय अवस्था पूछा है, तो तृतीय कौन जा रहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जा रहा है। राइट आंसर आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था को इंगित कर रहा है? 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, वो कौन सी अवस्था को इंगित कर रहा है? ठीक है, पहला संवेदीगामक अवस्था होता है 0 से 2 वर्ष, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है 2 से 7 वर्ष, तो आपसे 2 से 7 वाला ही पूछा है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की ओर इंगित कर रहा है। ठीक है,
पियाजे की कौन से अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? ठीक है, अमूर्त है, इसका मतलब वो कौन सा होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। अमूर्त लिख दिया तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। ठीक है, जैसा प्रश्न वैसा आंसर। भाषा की लिपि है। देखिए, भाषा और लिपि से एक प्रश्न आपका हिंदी में आ जाता है। ठीक है, भाषा और लिपि से एक प्रश्न हिंदी में आ जाता है, इसलिए भाषा और लिपि को आपको अच्छा तरह से देख लेना है। इसका पीडीएफ आपको दे दिया गया है और बना भी दिया गया है, आप यहाँ देख लीजिए। ठीक है, पंजाबी की भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है, गुरुमुखी है, रोमन है या कोई नहीं। ठीक है, तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या होती है? गुरुमुखी होती है पंजाबी भाषा की लिपि। ठीक है, हिंदी का देवनागरी और अंग्रेजी का रोमन। क्लियर? चलिए, लिपि को देख लेना है। लिपि का पीडीएफ वीडियो सब बना हुआ है। यहाँ पे कारक का इस तरह से पीडीएफ बनाया गया है कि आपको कारक से अगर कोई प्रश्न आएगा तो समझिए कि उसी पीडीएफ से आएगा, बाहर से आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ सबका प्रश्न के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है झारखंड के भी क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं और उसमें जो कारक से आए हुए चीज़ें वो भी आपको बताया गया है। अब इस तरह से सरल शब्दों में समझाया गया है कि आपको वहाँ से पकड़ा ही जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से सारे संधि विच्छेद पूरे पीडीएफ को ले लीजिएगा। जो आपका सिलेबस अभी जेटेट न्यू सिलेबस बनाया गया है वो बन करके आपका तैयार हो गया है। ठीक है, चलिए, निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। निर जोड़ अर्थक, निरह जोड़ अर्थक, निह जोड़ अर्थक, निरा जोड़ अर्थक। क्या होगा निरर्थक का सही संधि विच्छेद? ठीक है, तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या होता है? नि जोड़ अर्थक होता है। निह जोड़ अर्थक निरर्थक होता है। और ये कौन सा संधि हो गया? तो ये आपका हो गया विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि, क्योंकि जिसमें विसर्ग लग जाएगा किसी एक में भी तो विसर्ग संधि हो जाएगा। तो निह जोड़ अर्थक निरर्थक होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। किस वाक्य में अपादान कारक है? आपको बताना है किस वाक्य में अपादान कारक है। ठीक है, राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता है, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपादान कारक तो बहुत महत्वपूर्ण कारक है, आप सभी को जानते हैं। अपादान कारक सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न अपादान कारक से, अगर कारक से आता है तो वो प्रश्न कहाँ से होता है? अपादान कारक से होता है। ठीक है, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? तो अपादान कारक विभक्ति चिन्ह होता है से। ठीक है, और ये से किसके लिए आता है? तो एक दूसरे से अलग होने के लिए आता है। ठीक है, क्या होता है? एक दूसरे से अलग होने के लिए आता है, बिलगाव होने के लिए आता है और यहाँ पर हटने के लिए होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका मुख्य जो एक प्रश्न सबसे ज़्यादा पर आता है वो आपका होता है कि पेड़ से पत्ता गिर रहा है। पेड़ से पत्ता गिर रहा है मतलब पहले ये पत्ता कहाँ था? पेड़ में था, अब पेड़ से गिर गया, मतलब पत्ता जो है पेड़ से अलग हुआ है। ठीक है, तो ये अलग हुआ है तो इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है सी। तो यहाँ पर हिमालय से गंगा निकलती है, यानी गंगा कहाँ से निकल रही है? हिमालय से। ठीक है, हिमालय से अलग हो रही है। क्लियर? तो ये से यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आया है, इसलिए राइट आंसर इसका सी होगा। जो शास्त्र हमें शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह कहलाता है। वैसा शास्त्र जो हमें शब्दों और वाक्यों को शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह कहलाता है भाषा, लिपि, व्याकरण, कोई नहीं। ठीक है, तो जो शास्त्र हमें शब्दों और वाक्यों को शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है वह क्या कहलाता है? आपका व्याकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है, जो हमें शब्दों और वाक्यों को शुद्ध प्रयोग की जानकारी देता है। देखिए, हर समय हर पल आपको यहाँ पर जेटेट निकालने के लिए आपको यहाँ पर हर तरह से आपको पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट, ट्रिक सब कुछ बनाया गया है। और 1 to 5 शिक्षक की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका 100% सब कुछ तैयार हो गया। आप यहाँ से जुड़ करके ले लीजिए और सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ खरीद लीजिएगा। और जेसीईआरटी किताब से हूबहू आपका प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में आने जा रहा है, जो कि झारखंड राज्य का अनुमोदित पाठ्यक्रम का होगा। ठीक है, तो आप सभी यहाँ से लेकर के सारे कुछ पढ़ करके ही जाएंगे। एग्जाम से अगर 2 दिन पहले भी आपको मिलता है तो आप यहाँ से पढ़ें और ले करके पीडीएफ जरूर देख करके जाएं, जिससे आपका यहाँ पर स्कोर बहुत ज़्यादा आपका बढ़ेगा। क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स आपको हर संभव ऐसे प्रश्नों को केवल बनाता है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला है निराशा का सही संधि विच्छेद है। निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, नीरा जोड़ आशा, नीर जोड़ आशा, निह जोड़ आशा, निरह जोड़ आशा। ठीक है, निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, तो निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो नीह जोड़ आशा होता है। निह जोड़ आशा यानी हो जाता है निराशा। ठीक है, क्या हो जाता है? निराशा। निह जोड़ आशा। क्लियर? तो निह जोड़ आशा इसका सही संधि विच्छेद होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि होगा। हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, संबोधन कारक। ठीक है, हे, अरे, हो, ये सब क्या होता है?
तो संबोधन होता है। क्या होता है? संबोधन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जिसमें इस तरह कर रहे हैं, ये संबोधन कर रहे हैं आप, इसलिए संबोधन कारक में चला जाएगा, ठीक है। इस वाक्य में संबोधन है का प्रयोग किया गया है, तो ये संबोधन कारक है। हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 जनवरी, 14 मई, 14 सितंबर या 14 अगस्त। कब मनाते हैं हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस, ठीक है। तो हम लोग प्रतिवर्ष हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए हिंदी दिवस बहुत बार प्रश्न पूछा गया, आपके जेटेट में भी आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। याद रख लीजिएगा हिंदी दिवस, क्योंकि हिंदी का परीक्षा है, हो सके कि आपका आ जाए, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर जोड़वाद, आशीष जोड़वाद, आशी जोड़वाद, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद होता है आशीष जोड़वाद। क्या होता है? आशीष जोड़वाद, आशीर्वाद, और ये विसर्ग संधि होता है, ठीक है। क्या होता है? विसर्ग संधि होता है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद। हिंदी में 15 में 15 लाने के लिए आप यहाँ से देखिए, जितना JCERT किताब में आपको ग्रामर आया है उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, और विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछेगा उसको भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी बना दिया है। आप सभी हिंदी का 100 रुपये में PDF लेकर के टोटल पढ़ सकते हैं, अगर केवल हिंदी का चाहते हैं तब, ठीक है। तो हिंदी आप लेकर के देख लीजिए, यहाँ पर आपको 15 नंबर में ज़रूर आपको 13-14 नंबर आ जाएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक या संप्रदान कारक, ठीक है। कौन सा कारक है? तो यहाँ पर देखिए चारपाई पर जो है किसी चीज़ पर कोई चीज़ बैठा हुआ, पर किस कारक का संकेत होता है? तो ये होता है अधिकरण कारक। किसका होता है? अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर, ठीक है। में या पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में या पर होता है, ठीक है। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है कहलाता है। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलता रहता है कहलाता है लिपि, भाषा, व्याकरण या बोली, ठीक है। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप जो स्थान स्थान पर बदलते रहता है वो आपका कहलाता है बोली। क्या कहलाता है? बोली जो है, वाणी जो है वो बदलते रहता है जगह जगह पर, ठीक है। महेश का सही संधि विच्छेद है। महेश का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। महो जोड़ इस, महा जोड़ इस, मही जोड़ इस और मही जोड़ इस, क्या होगा? महेश का सही संधि विच्छेद, ठीक है। महेश का सही संधि विच्छेद होगा महा जोड़ इस, महा जोड़ इस, महेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना कौन सा कारक है? ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अधिकरण कारक, कौन सा कारण होगा? ठीक है, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह देखिए में या पर आया हुआ है, तो पर किस कारक का होता है? तो पर कारक जो होता है वो आपका अधिकरण कारक का होता है, तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा। कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? ठीक है, दाएं से बाएं कौन लिखा जाता है बताइए? उर्दू, ठीक है, लिखा जाता है उर्दू, उर्दू लिखा जाता है ना, ठीक है। दाएं से बाएं लिखा जाता है उर्दू, तो उर्दू की लिपि क्या है बताइए? फारसी है, फारसी है, तो फारसी यानी उर्दू की लिपि फारसी, तो फारसी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आई एम यंग, आई एम यंग, सेलेक्ट द वर्ड प्रोनाउन। आई एम यंग एक सेंटेंस है, इसमें सेलेक्ट करना है कि प्रोनाउन वर्ड कौन है, आई है, एम है, यंग है या ऑल दीज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो आई जो हो गया यहाँ पे संज्ञा के बदले में होता है पर्सन, तो ये आई जो है प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन वाला चीज़ है, पर्सनल प्रोनाउन में जाएगी। ठीक है, एम जो है ये क्या है? एम ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है। ठीक है, अब यंग जो है ये क्या है? नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये सारे चीज़ों को जब हम चुनते हैं तो आपको यहाँ पे नाउन प्रोनाउन सब क्लियर होने लगता है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, आई होगा। क्लियर? चलिए, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, या एक ईमानदार लड़की, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, इसमें क्या करना है? सेलेक्ट प्रोनाउन करना है। ठीक है, कौन है? इज है, एन है, सी है, ऑनेस्ट है, कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सी जो है आपका क्या है? सी बताइए। तो सी आपका जो है यहाँ पे प्रोनाउन है। ठीक है, एन क्या है? एन जो है आपका आर्टिकल है, आगे हम लोग आर्टिकल को भी देखेंगे। ठीक है, और ऑनेस्ट क्या है? तो ऑनेस्ट ईमानदारी, ये जो है संज्ञा है आपका। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे।
और गर्ल जो है यहाँ पे नाउन के सेंस में आपका चला जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे सी जो है प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन ही इसमें सेलेक्ट करना था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, सेलेक्ट द प्रोनाउन। ठीक है, आपका और मेरा जो है क्या है, अपना ड्यूटी है, सेलेक्ट द वर्ड प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन कौन कौन वर्ड है, यू है, आई है, आवर है, ऑल है। ठीक है, तो यू भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है और आवर भी, ये रिप्लेसिंग आवर भी प्रोनाउन है, यानी ये तीनों चीज़ें प्रोनाउन है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑल में इसका आंसर चला जाएगा। ठीक है, राधा इज अ गुड गर्ल, राधा इज अ गुड गर्ल, सी इज अ प्लेइंग लूडो, सेलेक्ट प्रोनाउन, सेलेक्ट प्रोनाउन, राधा इज अ गुड गर्ल। ठीक है, ये एक वाक्य हुआ और दूसरा वाक्य हुआ सी इज अ प्लेइंग लूडो, राधा एक अच्छी लड़की है और वह लूडो क्या कर रही है, खेल रही है। ठीक है, अब देखो लूडो खेल रही है, तो यहाँ पे राधा इज अ गुड गर्ल और यहाँ लिख सकता था राधा इज प्लेइंग लूडो, लेकिन राधा के बदले में, राधा के इंस्टीड ऑफ राधा यहाँ पर सी लिखा गया है। ठीक है, इसलिए सी क्या चीज़ बताइए, सी आपको राधा के बदले में आया है, राधा संज्ञा है तो संज्ञा के बदले में जो आएगा सर्वनाम होगा, यानी प्रोनाउन है, तो इसमें सी प्रोनाउन है, तो सी कहाँ पर है, डी में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। ठीक है, गुण है, राधा क्या है, नाउन है, प्लेइंग क्या है, वर्ब है। तो सारी चीज़ों को आप चुनने सीख जाइएगा। यहीं से एक प्रश्न रहेंगे कि इसमें कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है। इसका हम लोग बारी बारी से क्लास कर लेंगे और उतनी ही चीज़ों को करेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, तो डेली अभी इंग्लिश की क्लासेज आपकी शुरू हो गई है, आप इंग्लिश की क्लासेज यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं और सारा चीज़ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये में यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ के 1 से 5 के लिए सभी सब्जेक्ट तैयारी कर सकते हैं और 6 से 8 के लिए भी सभी सब्जेक्ट तैयारी कर सकते हैं क्षेत्रीय भाषा छोड़कर। ठीक है, तो सभी को अवश्य जुड़ जाएंगे अभी कभी, जिससे कि आपको यहाँ से सारे नोट्स PDF मिल जाए और बहुत कम प्रश्न पढ़ के आप बहुत ज़्यादा यहाँ से अंक उठा सके। इसकी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ने का तैयारी कीजिएगा। आपको मोबाइल नंबर दिया गया है। यू गो टू द मार्केट, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। यू गो टू द मार्केट, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यू गो टू द मार्केट। देखिए यहाँ पे यू गो टू द मार्केट, इसमें यू क्या है बताइए, प्रोनाउन है। ठीक है, गो क्या है बताइए, वर्ब है और मार्केट क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के सेंस में है और ये नाउन है। ठीक है, तो राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन यू है। अब देखिएगा यहाँ पर कौन सा है आपको बताना है। देखिए यू गो टू द मार्केट, ये यू जो है यहाँ पर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन चला जाता है, तो पर्सन वाली चीज़ें जितनी आएगी उसको आप पर्सनल प्रोनाउन में डालिएगा। किस में डालिएगा, पर्सनल प्रोनाउन में, व्यक्तिवाचक सर्वनाम में जाता है तो ये पर्सनल प्रोनाउन में जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन का आंसर है सी में है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान और विरोध की अवस्था। यह कथन किसका, देखिएगा बच्चे को कुछ आप ऐसा काम कहते हैं तो वो बच्चे आपके बात को नहीं मानते, विरोध करते कि नहीं आप गलत कर रहे हैं, जबकि आप सही समझा रहे होते। तो ये अवस्था है। ठीक है, उसका दोष नहीं है, अवस्था के अनुसार है। तो ये किसने कहा है, तो ये आपका कहा है स्टैनले हॉल। आपको थ्योरी में ही बताया गया है कि स्टैनले हॉल, याद रखिएगा। ठीक है, किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन अवस्था है, यह किसने कहा है। किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन अवस्था माना गया है, क्योंकि इसमें बच्चों को क्या होता है, बहुत अधिक चीज़ें जो होती है यहाँ पे जज करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है, हमारा किधर हम किसकी ओर हम आकर्षित हो, किससे हम यहाँ पर जो है कि अपने काम को आगे बढ़ाएं, क्या हम बने। ये बहुत ही कठिन अवस्था है। ठीक है, ये किलपैट्रिक का है, किलपैट्रिक ने कहा है कठिन अवस्था, किलपैट्रिक क से कठिन अवस्था। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है किलपैट्रिक है, किलपैट्रिक की से किशोरावस्था है, किशोरावस्था में क है, क से कठिन अवस्था है, यानी किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था है, किशोरावस्था कठिन अवस्था है। ठीक है, किस अवस्था में बच्चा ईश्वर व धर्म में रुचि लेने लगता है, आपको बताना वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा ईश्वर धर्म में रुचि लेने लगता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो देखिए बच्चा जो है यहाँ पर किस अवस्था में ईश्वर में रुचि लेने लगता है, तो बच्चा ईश्वर में जो रुचि लेने लगता है वो आपका किशोरावस्था है, जिसमें बच्चे अपने लाइफ को अचीव जो बच्चे करना चाहते हैं तो किसी न किसी भगवान के प्रति प्रेरित होकर उनसे शपथ कसम लेने लगते हैं, जिससे कि उनका लाइफ आगे बढ़ना चाहता है। कोई बच्चे हैं तो हम उसका शपथ लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई बच्चे हैं किसी और भगवान के प्रति आस्था रखते हैं, उनसे वो प्रेरित, तो इसी में भगवान का अपना ईश्वर धर्म में आस्था बच्चे में बढ़ने लगती है। ठीक है, किस अवस्था में विषमलिंगी के प्रति आकर्षण पाया जाता है, ऐसे कौन सी अवस्था है जिसमें विषमलिंगी यानी लड़के लड़कियों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं और लड़कियां लड़कों के प्रति, ये कौन सी अवस्था है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था,
किशोरावस्था, किस अवस्था में, ठीक है। तो ये अवस्था जो है बच्चे का किशोरावस्था आता है, जिसमें बच्चों का यहाँ पर आकर्षण बढ़ता है। लेकिन इस अवस्था में आपको बहुत अधिक सतर्क रहने की अवस्था है, क्योंकि कोई भी अच्छा दोस्त आज के समय में नहीं है, इसलिए हमें दोस्ती किसी से नहीं करना चाहिए। विशेष अच्छे दोस्त अगर यहाँ पर विषमलिंगी के प्रति तो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपको अपराध जगत में ले जा सकते हैं, ठीक है। किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन अवस्था है, यह किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने, किलपैट्रिक ने, डाल्टन ने, कोई नहीं, ठीक है। तो किशोरावस्था किलपैट्रिक, और किलपैट्रिक में क से कठिन अवस्था है, तो यहाँ पर किलपैट्रिक हो जाएगा। क्लियर? किस अवस्था में बच्चा, ये किशोरावस्था है। किस अवस्था में विषमलिंगी के प्रति आकर्षण होता है, ठीक है, ये 2 बार हो गया। दुखी और उलझन की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। तो बच्चा दुखी किस अवस्था में रहता है? किशोरावस्था में बच्चा दुखी रहता है। उलझन में बच्चा किस अवस्था में रहता है? किशोरावस्था में बच्चा उलझन की अवस्था में रहता है। तो ये उलझन की अवस्था किशोरावस्था ही माना गया है। लेकिन ये अवस्था जैसे ही समाप्त होती है, बच्चों में सुधार आने लगता है, ठीक है। बच्चे बहुत अधिक जो है यहाँ पे जो है मैच्योर्ड हो जाते हैं, जो सही डिसाइड कर पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। 0 से 2 या से 5 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। 0 से 2 या 5 तक कभी कभी पूछ देता है। तो इस अवस्था को शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था क्या कहते हैं? तो शैशवावस्था जो होता है 0 से कहीं कहीं 5 रहेगा, 0 से कहीं कहीं 2 रहेगा, 0 से 6 रहेगा। मतलब 6 के अंदर अगर कोई अवस्था पूछ रहा है तो वो आपका शैशवावस्था है, या 6 तक पूछ रहा था, ठीक है। चलिए अगला, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हमने आपको देखिए बताया था कि 6 का पहाड़ा पढ़ लेना। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से ऊपर। तो 0 से 6 शैशवावस्था, 6 से 12 बाल्यावस्था, 12 से 18 किशोरावस्था और 18 से ऊपर ये वृद्धावस्था शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको कौन सा अवस्था हुआ? 6 से 12, तो ये बाल्यावस्था में चला जाएगा। क्लियर? चलिए 12 से 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहलाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। तो 12 से 18 वर्ष की अवस्था को हम लोग यहाँ पर किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। शैशवावस्था देखिए आपको 0 से 6 वर्ष या 5 कहीं कहीं रहेंगे। बाल्यावस्था जो हो गया आपको 6 से 12 वर्ष, और किशोरावस्था जो हो गया 12 से 18 वर्ष हो गया, ठीक है। चलिए खिलौना की आयु कहा जाता है, बताइए खिलौना की आयु, अभी आपको प्रश्न आया था, खिलौना की आयु किसको कहते हैं? शैशवावस्था को, पूर्व बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, ए और बी दोनों। देखिए खिलौना का आयु जो कहा जाता है शैशवावस्था। शैशवावस्था में बच्चे खिलौना बहुत अधिक लेना पसंद करते हैं और खेलना पसंद करते हैं, तो शैशवावस्था। और दूसरा कभी कभी ऑप्शन मिलेगा पूर्व बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था आने से पहले की अवस्था। तो बाल्यावस्था आने से पहले की अवस्था कौन सा अवस्था बताइए? शैशवावस्था ही तो है ना। किशोरावस्था में बच्चे खिलौना पसंद नहीं करते हैं, तो डी हो गया, ए और बी दोनों, यानी शैशवावस्था भी हो सकता है और पूर्व बाल्यावस्था भी हो सकता है, ठीक है। स्वर्ण काल किस अवस्था को कहा जाता है? स्वर्ण काल कौन सी अवस्था है आपको बताइएगा? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो स्वर्ण काल जो है आपको यहाँ पर ये जो है आपको किशोरावस्था को कहा जाता है। किस अवस्था में किशोर की वाणी में कर्कशता एवं किशोरी की आयु में मिठास आने लगता है? बताइए कौन सा वो उम्र शुरू होता है? जब आप अचानक देखते हैं तो बच्चा जब बोलेगा तो कर कर बोले लगेगा, ठीक है, और लड़कियां में मिठास आने लगेगा। ये एक चेंजिंग है, हार्मोनल चेंजिंग है। किस अवस्था में आने लगता है? तो ये आपका किशोरावस्था में आने लगता है। आप अचानक देखेगा तो आवाज़ जो है बदलने लगता है, ठीक है, किशोरावस्था है। किस अवस्था में लड़कों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज़्यादा आता है? ऐसा कौन सा अवस्था है जिसमें लड़कों में चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। तो वो अवस्था जो किशोरावस्था है जिसमें लड़कों में चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा और गुस्सा आता है, ठीक है। किस अवस्था में बच्चा माता पिता पर निर्भर करता है? बताइए कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा पूरे रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था में तो बच्चा माँ पिताजी को झकझोर के भी भाग जाता है खेलने के लिए। किशोरावस्था में तो बच्चे माता पिता पर होते ही नहीं है। तो वृद्धावस्था में तो सब अपने पर होता है। तो ये अवस्था के शैशवावस्था जिसमें बच्चे पूरी रूप से खाना के लिए, पीना के लिए, पेशाब के लिए, शौच के लिए पूरे रूप से माता पिता पर निर्भर करता है, तो ये शैशवावस्था ही है, ठीक है। संघर्ष, तनाव, तूफान और विद्रोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? ठीक है, संघर्ष, तनाव, तूफान और विद्रोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? ठीक है, किसको कहा जाता है आपको बताना है। संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था जो है किस अवस्था को कहा जाता है? देखिए संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए 2-3 अवस्थाएं आती है आपकी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था देखने को मिलता है। तो आपको इसके पहले हम बताए थे कि संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कौन होता है? तो ये आपका जो होता है किशोरा अवस्था होता है, ठीक है। किशोरा अवस्था जो होता है संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था होता है, ठीक है। तो ये किशोरावस्था आपका ऑप्शन यहाँ पर है, तो किशोरावस्था में आप चले जाएंगे, ठीक है।
गंदी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है बताइए? गंदी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। तो ये गंदी अवस्था जो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ये गंदी कहने का मतलब क्या है कि बच्चों को आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके, जूते पहना करके स्कूल भेजते हैं, लेकिन जब बच्चे आते हैं तो देखिएगा सभी के कपड़े भूसेड़ हो जाते हैं, यानी किसी पर बालू पड़ा हुआ है, किसी पर जो है डस्ट लगे हुए हैं। तो ये गंदी अवस्था है, बच्चे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं। ठीक है।